हाय एवरीवन। अभी तक हम पॉलिटी में 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है। 3 लेक्चर के अंदर पहले लेक्चर में हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। सेकंड लेक्चर में हमने शेड्यूल, पार्ट्स और प्रेम्बल के बारे में पढ़ा था। थर्ड लेक्चर में हमने पार्ट 1 से शुरुआत कर दिया था, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया था। आज हम पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। और देखो, मैंने आपको कैसे याद कराया था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में क्या है। चलो एक बार बता दो, हम रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने बोला था कि पार्ट 1 में सबसे पहले किसकी बात होगी? यूनियन की बात होगी और उसके क्षेत्र की बात होगी। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की किस में बात होगी? यहाँ पर पार्ट 1 में बात होगी। फिर उसमें रह रहे लोगों के नागरिकता के बारे में बात होगी, सिटीजनशिप के बारे में बात होगी, तो वो पार्ट 2 में हो गया। फिर वहाँ पर लोग जो रह रहे हैं उनके अधिकार, मूल अधिकारों के बारे में बात होगी। मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहाँ पर बात होगी। तो हमारे 3 पार्ट आपको पता होना चाहिए किस पार्ट में क्या है। और पहले पार्ट में हमारा आर्टिकल 1 से लेके 4 तक था। दूसरे पार्ट में हमारा आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। और तीसरे पार्ट में जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उसमें हमारे आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, जिससे आज हम कवर करने वाले हैं। आगे का हम आगे देखेंगे। अभी हम थर्ड पार्ट कवर करेंगे, जिसमें कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। और अगर आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट 3 है। तो आज की क्लास बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाना और इनको बहुत अच्छे से याद करना, जितने भी हम ये आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। खासकर देखो, टोटल आर्टिकल में 12 से 35 तक पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन खासकर 14 से लेकर 32 आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं यहाँ पर विदाउट फर्दर डिले। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स की, जो कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं। 12 से 35 तक आपके यहाँ पर आर्टिकल दे रखे हैं। अच्छा, हमने फंडामेंटल राइट्स जो कि मूल अधिकार जिनको हम बोलते हैं, इसका प्रावधान किस कंट्री से लिया है? तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूएसए से लिया है। हमने यूएसए से क्या क्या लिया है, उसकी ट्रिक हमने क्या देखा था? वेयर इज वाइस प्रेसिडेंट एसपी फनी, यही तो ट्रिक देखी थी हमने फर्स्ट लेक्चर में। और फनी से वहाँ पर क्या पढ़ाया था मैंने? फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे आपको। ठीक है, एस से बताओ, एस से क्या पढ़ाया था मैंने आपको? ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऐसे हमने सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसके बारे में पढ़ा था। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, यहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन पढ़े थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर आप पहली लेक्चर देख के आए हो तो एक बार रिवाइज कर लो कि आपने क्या क्या, हमने कैसे ट्रिक देखी थी सोर्सेज जब हम देख रहे थे वहाँ पर। फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। मैग्ना कार्टा बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है और मैग्ना कार्टा का मतलब होता है यहाँ पर अधिकार से आपको रिलेट कर सकते हो कि भारतीय लोगों का जो अधिकार है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आपके मूल अधिकार हैं। बेसिकली आप मान सकते हो किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे किसी इंसान की ज़िंदगी में, तो उसकी ज़िंदगी नहीं, आगे डेडनेस आपको समझ जाओगे, वो बन जाएगी। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास होना, लाइक हमारे आज़ादी, हमारी जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में पहले थोड़ा बहुत जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हो तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो पता होना ही चाहिए। वैसे भी अगर हमें एक अपनी लाइफ जीनी है, हम जो एक कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं एक दायरे में रह के, वो वजह है उसकी एक बहुत बड़ी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हमारी सरकार जो होगी वो भी हमसे नहीं छीन सकती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी सिचुएशन में। कभी कभी आपको, जैसे हम बहुत सारे राइट्स मिलते हैं हमें, अब वहाँ तो अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, तो वहाँ तो हम हमारे सोल्जर्स लड़ रहे हैं और यहाँ हम अपने राइट्स पे चिल्ला रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो वो भी थोड़ा सा चीज़ें देखी जाती हैं। तो कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकती है, ये ध्यान रखना। और ये जो इमरजेंसी सिचुएशन में जो ये फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कौन कर सकता है? यहाँ पर प्रेसिडेंट कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स आपके जस्टिसिएबल होते हैं इन नेचर। ठीक है, अभी बताओ, एफ आर का मतलब होगा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मूल अधिकार, ये तो पता ही है ना, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, इनको फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में बोला जाता है। प्रकृति में न्याय संगत होते हैं। अब आप बोलोगे भैया इस वर्ड का मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है भाई कि अगर कल को सरकार आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है, आपका फंडामेंटल राइट्स को नहीं मानती है, जो आपके अधिकार दिए हैं, मूल अधिकार दिए हैं, बहुत सारे लोग इन फंडामेंटल राइट्स का ही सहारा लेके बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं।
ठीक है। जैसे आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर इंसान क्या क्या दिखा रहे हैं, ठीक है, वो हम सभी भी जानते हैं। लेकिन उस चीज़ को असाइड रखते हुए यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का अगर आपका हनन होता है, वायलेट होते हैं, तो आप कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट जा सकते हो या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आपको न्याय मिलेगा। ठीक है। बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स सरकार उसको वायलेट नहीं कर सकती, इसकी पावर सुप्रीम कोर्ट को दी है, हाई कोर्ट को दी है कि भैया आप देखो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट वायलेट कर रही है। अगर किसी इंसान के फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं उसे, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है। अपना अभी हम रिट भी पढ़ेंगे, उसके थ्रू रिट भी इशू हो कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है, हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है। कहने का मतलब है ये हमें न्याय मिल जाएगा अगर कल को गवर्नमेंट, जैसे अभी आने वाले पार्ट में हम पार्ट जो 4 पढ़ेंगे उसमें डीपीएसपी पढ़ेंगे। उसमें ज़रूरी नहीं है, देखो वहाँ पर सरकार का दायित्व बनेगा कि वो डीपीएसपी को फॉलो करे, कोई भी लॉ लेके आ रही है, कुछ भी लेके आ रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 100% फॉलो करे। लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का गवर्नमेंट को 100% फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगी तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है। टोटल अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो अभी हमारे पास 6 हैं। वैसे अगर कभी पूछ ले कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था उस वक्त हमारे पास फंडामेंटल राइट्स कितने थे, तो उस वक्त 7 थे। एक हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था जो कि आर्टिकल 31 में था। ठीक है। और एक आर्टिकल 19(1)(f) में था। तो ये तो सब क्लॉज है, तो सब क्लॉज तो कम हुआ, लेकिन अगर टोटल आर्टिकल देखा जाए तो हमारा एक तो देखो टोटल हमारे वैसे 7 थे, लेकिन एक यहाँ पर आर्टिकल 31 के तहत और आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी दे रखा था, और जिसका जिक्र 19(1)(f) में भी किया गया था। इन दोनों को ही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1978 में फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है। और अब इसे किस में रख दिया गया? आर्टिकल 300A में रख दिया गया। तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी किस में आता था? आर्टिकल 31 में आता था, जो कि एक फंडामेंटल राइट था। अब राइट टू प्रॉपर्टी जो संपत्ति का अधिकार है, यहाँ पर संपत्ति का अधिकार है, वो यहाँ पर अब आर्टिकल 31 में नहीं आता, आर्टिकल 300A में आता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हो गई। और एक दो चीज़ और अभी हम सारे आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। ठीक है। वैसे बस इतना ध्यान रखो कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29, 30 वैसे हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी के लिए हैं, चाहे वो फॉरेनर है, इंडियन है, कोई भी है। लेकिन आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल में जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिनको अभी हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, ये सिर्फ यहाँ पर इंडियंस के लिए हैं, भारतीयों के लिए हैं। तो मेरे साथ रिपीट करो, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 आपको आराम से यहाँ पर याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और चीज़ लिख लो, जब मैं आपको यहाँ पढ़ा ही रहा हूँ, तो आर्टिकल 20 और 21, जैसे मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन किया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, वहाँ पर आपका जो आर्टिकल 20 और 21 है, इसको जो ये सस्पेंड नहीं होते हैं जब इमरजेंसी आती है उस वक्त भी। तो आर्टिकल 20 और 21 आपके सस्पेंड नहीं होते हैं, सस्पेंड नहीं होते हैं ड्यूरिंग द आपका इमरजेंसी, ये ध्यान रखना है। सस्पेंड नहीं होते, सस्पेंड नहीं होते हैं आपके ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम अपने आर्टिकल शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि देखो मैंने आपको बताया टोटल हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे हमारे। अभी हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो अभी हमारे पास यहाँ पर 6 फंडामेंटल राइट हैं, क्योंकि एक जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला था अंडर द आर्टिकल 31 उसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है। तो देखो एक तो हमारे पास है राइट टू इक्वलिटी, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बात की गई है। एक है हमारे पास राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक बात की गई है। एक है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक बात की गई है। एक है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक बात की गई है। एक है यहाँ पर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें आर्टिकल 29 और 30 की बात की गई है। एक है यहाँ पर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में बात की गई है। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक करके अपने फंडामेंटल राइट समझते हैं। ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके अंदर आपको देख रहे हो जैसे कि ये 14 से 18, तो 14 में क्या है, 15 में क्या है, ये अक्सर आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। और ऐसे ऐसे ग्रुप में भी पूछ लिया जाता है कि बताओ राइट टू इक्वलिटी कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। और देखो यहाँ पर अभी पहले तो मैं जो आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा वो बिना ट्रिक के हम एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं बाद में इसकी ट्रिक भी बता दूंगा कि आपको याद कैसे करना है। याद करने के लिए हम ट्रिक बाद में देख लेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं। ठीक है।
तो देखो यहाँ पर जो आपका आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 में बेसिकली डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन ऑफ जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी बेसिकली परिभाषा दे रखी है। और देखो हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी इन पर रोक लगाई जा सकती है। और रोक यहाँ पर कौन लगा सकता है उसके बारे में यहाँ पर स्टेट एक टर्म दिया गया है कि स्टेट यहाँ पर रोक भी लगा सकती है। तो अब यहाँ पर जो स्टेट है वो राज्य नहीं है, जैसे यूपी पंजाब होते हैं इस तरह से राज्य की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। स्टेट का मतलब अब वो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो भी बॉडीज आती हैं, आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, पार्लियामेंट हो गई, लोकल अथॉरिटीज़ हो गई, अदर अथॉरिटीज़ हो गई, ठीक है। ये जो जैसे कि आपकी लोकल म्यूनिसिपैलिटी वगैरह होती हैं, ये सारी अथॉरिटीज़ इनको पावर दी गई है। यहाँ पर बेसिकली स्टेट यहाँ पर टर्म डिफाइन किया गया है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अब जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो उनको भी कुछ पावर दी गई है कि भैया आप टैक्स लगा सकते हो लोगों के पास। कल को कोई ऐसा ना करे कि भैया हाई कोर्ट चला जाए, सुप्रीम कोर्ट चला जाए कि भैया ये हम पे टैक्स कैसे लगा रहे हैं या ये ऐसे कैसे हो रहा है। तो सारी अथॉरिटीज़ को यहाँ पे पावर दी गई है, उसी वर्ड को यहाँ पर स्टेट बोला गया है। तो आर्टिकल 12 में आपको अगर ज़्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है, कि डेफिनेशन वगैरह तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बस इतना ध्यान रखो कि आर्टिकल 12 में एक तो डेफिनेशन दी गई है, साथ में जो स्टेट वर्ड है उसको डिफाइन किया गया है। कभी पूछ ले कि स्टेट वर्ड को जो डिफाइन किया गया है किस आर्टिकल में किया गया है, किस फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 12 में यहाँ पर डिफाइन किया गया है राज्य शब्द को। राज्य शब्द से हम वही समझते हैं, हमें वही समझ में आता है कि जो राज्य होते हैं, यूपी होता है, पंजाब है, बिहार है, लेकिन ये वाले राज्य की बात नहीं होती। स्टेट का मतलब भी यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगी, राज्य सरकार भी आ जाएगी, लोकल अथॉरिटीज़ भी आ जाएंगी, अदर अथॉरिटीज़ भी आ जाएंगी। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 13 के बारे में, तो आर्टिकल 13 कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ऐसे कानून जो मूल अधिकारों से असंगत हों या उनका अल्पीकरण करते हों। इसका मतलब क्या है, देखो आर्टिकल 13, देखो पहले मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 12, 13 और आपका 33, 34, 35 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 34, 14 से लेके 32। लेकिन अभी पेपर में इतना बार पूछ लिया 14 से 32 कि अब यहाँ पर क्योंकि आपके अधिकार इन्हीं आर्टिकल में दिए गए हैं, इनमें तो किसी जैसे 12 में डेफिनेशन दे रखी है, 13 में आपको लॉज इनकंसिस्टेंट के बारे में बताया गया है, 33, 34, 35 में भी कुछ इस तरह की अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे अधिकार मिले हुए हैं हमें वो 14 से लेकर 32 तक हैं, और सबसे ज़्यादा यही हमारे इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी एग्जामिनर ने ये इतनी बार पूछ लिया है कि अब आर्टिकल 12, 13, 33, 34, 35 भी पूछने लग गया है। तो इसलिए यहाँ पर इनको अच्छे से समझ लेना, अगर अभी तक अगर आपने नहीं पढ़े, और कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आएगा। पहले 12 आर्टिकल में डेफिनेशन दे रखी है और स्टेट को डिफाइन किया गया है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना। आर्टिकल 12 क्या कहता है, देखो मूल अधिकार आपको मिलने चाहिए, लेकिन मूल अधिकार भी यहाँ पर कुछ ऐसा है कि जब तक आपके मूल अधिकार आपको मिलेंगे तब तक आप अपने उन अधिकारों का फ़ायदा दूसरे को हानि पहुँचाने के लिए ना करो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं। आपको हर चीज़ का अधिकार है। सपोज आपको गाड़ी चलाने का अधिकार है, तो आप कल को किसी को ठोक ना दो। आप बोलो भैया मेरे को तो गाड़ी चलाने का अधिकार था, आपने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, ठीक है। आपको एक्सप्रेशन का अधिकार है, जैसे अभी आगे हम सारे पढ़ने वाले हैं, आप कुछ भी किसी के बारे में बोल सकते हो, लेकिन इतना भी नहीं। जैसे बहुत सारे लोग मानहानि का दावा ठोक देते हैं, आप किसी की छवि को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, ठीक है। और जैसे एक्सप्रेशन के नाम पे आप कुछ भी नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग आज करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम लेके, ठीक है, उस चीज़ को हम, ठीक है, डेप्थ में फिर से नहीं जाते हैं, बट यहाँ पर आपके फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके मूल अधिकार हैं आपके पास। लेकिन भैया आपके मूल अधिकार, आपके फंडामेंटल राइट्स आपके पास जब तक हैं जब तक आप अपने अधिकारों का फ़ायदा दूसरे को नुकसान करने के लिए नहीं पहुँचा रहे हो। अगर आप अपने अधिकारों का फ़ायदा दूसरे को नुकसान या हानि पहुँचा रहे हो, वहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट्स को या तो कर्टेल कर लिया जाएगा या कम कर दिए जाएंगे। ये किस में मेंशन्ड है, आपका आर्टिकल 13 में यहाँ पे मेंशन है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब हमारे यहाँ पर स्टार्ट होगा राइट टू इक्वलिटी।
राइट टू इक्वलिटी मैंने जैसे हमने पढ़ा, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना कि कितने आर्टिकल पढ़, कितने फंडामेंटल राइट्स पढ़ के आए हैं अभी हम 14। उनमें से जो हमारा पहला है कौन सा है, राइट टू इक्वलिटी है। और राइट टू इक्वलिटी कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक दिया है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया है। तो पढ़ लेते हैं, अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो पेपर में भर भर के सवाल बनते हैं। तो आर्टिकल 14 कहता है भैया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है, विधि के समक्ष समानता के बारे में बात करता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है, आर्टिकल 14 क्या कहता है कि भैया तुम डीएम हो, तुम एसडीएम हो, तुम सीएम हो, तुम पीएम हो, तुम कोई भी हो, आपके लिए जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। आप बिल्कुल गरीब इंसान हो, आप बिल्कुल अमीर इंसान हो, हालांकि रियलिटी कुछ अलग होती है, लेकिन कानून हमारा यही कहता है कि जो हमारा लॉ है, जो हमारा कानून है, वो सबके लिए समान है, वो सबके लिए इक्वल है। कहने का मतलब है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सब बराबर है। उसमें इर्रेस्पेक्ट आप किसी भी पोस्ट पर हैं, इर्रेस्पेक्ट आप पर कितना पैसा है कितना पैसा नहीं है, कानून के सामने आप सब बराबर हैं। विधि के समक्ष, समक्ष यहाँ पर समानता की बात की गई है आर्टिकल 14 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अब भेदभाव कैसा, जाति के बेसिस पे है ना, यहाँ पर लिंग के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, इनके बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी का भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर अब कास्ट के बेसिस पे करते हैं बहुत सारे लोग, सेक्स के बेसिस पे करते हैं, रिलीजन के बेसिस पे करते हैं, कोई रेस के बेसिस पे करते हैं। जैसे कि अगर आप साउथ की स्टेट में जाओगे अगर, तो वहाँ पर रेस के बेसिस पे भी किया जाता है कि भाई आप बिहार से हो, आप यूपी से हो, आप इससे हो, उसके बेसिस पे भी आप किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो अंडर द आर्टिकल 15। और कोई भी करता है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन की जा सकती है, ठीक है। ये आपका अधिकार है कि कोई रेस के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे मतलब किसी को आप बिहारी नहीं बोल सकते, किसी को आप यूपी से है तो मतलब उस बेसिस पे आप किसी को चिढ़ा नहीं सकते हो, किसी को नीचा नहीं दिखा सकते हो यहाँ पर। तो रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कोई शेड्यूल कास्ट से है, शेड्यूल ट्राइब से है, ओबीसी से है, किसी भी कास्ट के बेसिस पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, उसके लिए भी बहुत सारे प्रावधान यहाँ पर बनाए गए हैं। साथ में सेक्स के बेसिस पे यहाँ पर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, कोई मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, या कोई भी उसका सेक्स है, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से है, आप किस उसके सेक्स के बेसिस पे यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हो, भेदभाव नहीं कर सकते हो। साथ ही में धर्म के बेसिस पे यहाँ पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, कोई आप हिंदू हो या माइनॉरिटी से हो, किसी से भी हो, आपका यहाँ पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। तो ध्यान रखना, आपको डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे भी, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट भी यहाँ पर राइट्स मिले हुए हैं, मूल अधिकार है, और इन मूल अधिकार को जैसे मैंने बताया कि सरकार भी आपसे नहीं छीन सकती है। उसके बाद आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में समानता। कहने का मतलब है इक्वलिटी टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये सभी आर्टिकल हम जब एक बार हम पढ़ लेंगे तो मैं ट्रिक के साथ ही बताऊंगा, या साथ में मैं बताते हुए भी चलूंगा आपको, ठीक है। इक्वलिटी टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, कल को अगर आपके सरकारी जो अपॉर्चुनिटी होती हैं, गवर्नमेंट जॉब होती हैं, उसमें जो अपॉर्चुनिटी जाएंगी वो ऐसा नहीं आएगा कि भाई ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ हिंदूज के लिए है, ये मुस्लिम्स के लिए है, ये सिर्फ इन कास्ट वाले लोगों के लिए है, या ये इन रेस वाले लोगों के लिए। किसी के बेसिस पे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगी, सबको समान अधिकार है, समान अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। अगर जॉब आएगी तो उसमें मुस्लिम्स बच्चा भी फॉर्म भर सकता है, हिंदू भी भर सकता है, आप किसी भी स्टेट से हो वहाँ से भर सकते हो, अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इक्वलिटी दी गई है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी, ये आपका अधिकार है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। उसके बाद आर्टिकल 17 में क्या दिया गया है, तो आर्टिकल 17 में यहाँ पर अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता को यहाँ पर बेसिकली अबॉलिश किया गया है, ख़त्म किया गया है। मतलब आप अनटचेबिलिटी यहाँ पर, जैसे आज के टाइम में तो उतना अनटचेबिलिटी नहीं चलता है, बट एक टाइम पर काफ़ी चलता था, उसको अंडर द आर्टिकल यहाँ पर 17 ख़त्म, मतलब आपको अधिकार दिया गया है कि आप ये नहीं करोगे, कोई करता है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। साथ में आर्टिकल 18 में अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब टाइटल्स जैसे आपने पहले टाइटल्स देखे होंगे ना, महाराजा का टाइटल हो गया, ठीक है, सर लगाते थे, सर का टाइटल हो गया, नाइटहुड का टाइटल हो गया, ठीक है, बहादुर, राय बहादुर, ये जो टाइटल लगाते थे, कोई भी स्टेट पहली बात तो किसी इंसान को ये टाइटल नहीं दे सकती है। मतलब ये हेरिडेटरी टाइटल, जैसे कि महाराजा
का जो आने वाले टाइम में बच्चे आ रहे हैं उनके नाम पे भी महाराजा लग रहा है। तो जो हेरिडेटरी टाइटल थे, जो जन्म से ही चले आ रहे थे, उन टाइटल्स को अवॉइड किया गया। उनको ना तो कोई इंसान लगा सकता और ना ही कोई स्टेट किसी को वो टाइटल दे सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, स्किल के बेसिस पे टाइटल दिए जा सकते हैं, स्किल के बेसिस पे जो आपने खुद ने अचीव किए हों, जिससे कि वो आपकी अचीवमेंट को दर्शाने के लिए यहाँ पर आपको अचीवमेंट के बेसिस पे आपको टाइटल दिए जा सकते हैं। जैसे कि देखा होगा, डॉक्टर लगा सकते हो आप अपने नाम के आगे, अगर पीएचडी कर ले तो इंजीनियर लगा सकते हो आप अपने नाम के आगे, ठीक है। तो ये टाइटल्स का आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप जो और टाइटल थे उनका अपने स्किल के बेसिस पे जो टाइटल है उनका यूज कर सकते हो। और जैसे अगर कल को सरकार आपको भारत रत्न दे तो आप अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगा सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखो, है ना। तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल भी किया गया यहाँ पर अंडर द आर्टिकल, क्योंकि देखो ये क्यों किया गया, हम यहाँ पर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं ना, ये एक इंसान को सुपीरियर दिखाती है। अच्छा, स्किल के बेसिस पे सुपीरियर दिखाई, समझ में आया कि भाई तुमने खुद अचीव किया। एक होता है कि तुमने खुद अचीव ही नहीं किया, तुम महाराज के बेटे थे इसलिए तुम्हारे आगे महाराज लगा हुआ, तुम्हारे फादर के नाम के आगे सर लगा हुआ, या नाइटहुड लगा हुआ, या राय बहादुर लगा हुआ, अब तुम्हारे नाम के भी आगे। तो इसलिए उस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए यहाँ पर अंडर द आर्टिकल अबॉलिशन ऑफ टाइटल यहाँ पर रखा गया है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। चलो अब यहाँ पर देख भी लेते हैं कि इनको याद कैसे करना ट्रिक के साथ। तो यहाँ पर देखो, जो आर्टिकल आपका कौन कौन सा है, 12 है, 13 है, वो तो डायरेक्ट याद कर लेना। 12 में डेफिनेशन दे रखी है और 13 में लॉ इन कंसिस्टेंस के बारे में बात किया गया है। हमारे मूल अधिकार को कम किया जा सकता है अगर वो किसी को हानि पहुँचाएंगे तो। अब यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ये कैसे याद करना। तो आप ये बात करो कि इंडिया में जो कानून है ना, इंडिया का जो लॉ है, लॉ है तो हमें कोई डाउट ही नहीं है, हमारे इंडिया के लॉ पर, हमारे इंडिया के कानून पर कोई डाउट ही नहीं है। और वैसे तो देखो, डाउट की स्पेलिंग होती है ये, लेकिन आपको डाउट ऐसे याद रखना है, डाउट, ये वाली डाउट की स्पेलिंग यहाँ पे याद रखना है। तो DO, ठीक है, DOUT, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी आता है, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आएगा, ठीक है। इक्वलिटी भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। तो देखो कैसे याद करना है कि इंडिया में जो लॉ है, यहाँ पर इंडिया में जो कानून है उस पर हमें डाउट ही नहीं। तो डी से यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो 15 में डिस्क्रिमिनेशन हो गया। 14 में लॉ पे हमें डाउट नहीं है, तो सबसे पहले तो लॉ आएगा, तो आर्टिकल 14 में लॉ हो गया। फिर डी से डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ओ से अपॉर्चुनिटी हो गई इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो सबको मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लेना। उसके बाद अगर हम यू की बात करते हैं, यू से यहाँ पर अनटचेबिलिटी हो गया और टी से यहाँ पर टाइटल्स हो गया। तो इंडिया के लॉ पर हमें क्या नहीं है, डाउट नहीं है। तो लॉ इक्वलिटी, मतलब यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया और टाइटल हो गया। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, इस तरह से आप आराम से यहाँ पर याद कर सकते हो। आगे देख लेते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड। आगे है हमारा सेकंड है, जो सेकंड राइट है हमारा, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। आर्टिकल 19 से लेके यहाँ पर 22 तक दे रखा है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक दे रखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आर्टिकल 19 में देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स। आर्टिकल 19 में कुछ अधिकारों का संरक्षण किया गया है, कुछ अधिकार हमें दिए गए। और देखो, जो आर्टिकल 19 आता है ना, वो यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ आता है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल फ्रीडम मिलता है, लेकिन हाँ, बहुत कम रिस्ट्रिक्शन के साथ यहाँ पर आता है। अगर आप दायरे में रह के करोगे तो आर्टिकल 19 आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर आर्टिकल 19(1) में हमारे को 6 राइट दिए गए हैं। देखो, इतना आपको डेप्थ में कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान रखना कि आर्टिकल 19 में हमारे लिए कुछ सर्टेन राइट्स दिए गए हैं। तो आर्टिकल 19 का 1 सब क्लॉज में, ठीक है, कुछ सिटीजन्स के लिए कुछ राइट दिए गए हैं। अब 19 के 1 के भी सब क्लॉज हैं। देखो, 19 का 19(1) सब क्लॉज है और उसका यहाँ पर सब क्लॉज है 19 का 1 का ए, ठीक है। तो अंडर द आर्टिकल 19 6 यहाँ पर हमारे सब क्लॉज के सब क्लॉज हैं, जो कि हमें याद रखने हैं। और इन्हें मैं ट्रिक के साथ भी आपको याद करा दूंगा, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इन्हें समझ लो, ठीक है। आर्टिकल 19 का 1, देखो सब में 1 आएगा तो 1 नहीं भी याद करोगे तो कोई बात नहीं। आर्टिकल 19A में आपका दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 19 कुछ
रिस्ट्रिक्शन के साथ आता है। अब आप कुछ भी तो बोल सकते हो, लेकिन वो किसी सामने वाले इंसान के बारे में आप कल को वहाँ पर माइक पे जाके ये नहीं बोल सकते हो कि नरेंद्र मोदी चोर है, या कुछ और ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो जो किसी और इंसान के, किसी भी इंसान की यहाँ पर अपनी जो पर्सनालिटी होती है उसको डिफेम करे। किसी को आप डिफेम नहीं कर सकते हो। और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम में इनको जैसे बोला कि रिस्ट्रिक्शन के साथ आते हैं, तो ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों को। वैसे आपको फ्रीडम है, एक हद तक आप लोगों को क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट एक दायरे में रहकर। वही यहाँ पर है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेस करने की यहाँ पर आज़ादी है। आर्टिकल 19 का वी कहता है कि आप असेंबल हो सकते हो पीसेबली, लेकिन कैसे होंगे? विदाउट आर्म्स। आपके पास कोई हथियार नहीं होने चाहिए। हथियार का मतलब कोई बंदूक वगैरह कुछ वैसा ऐसा कि आप कल को बंदूक वगैरह लेके एक जगह तैयार हो रहे हो, फिर बोल रहे हो कि चलो ठीक है वहाँ जाके लड़ाई शुरू कर दो। ठीक है, तो आपको शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठा होने की आज़ादी है, लेकिन कैसे? बिना हथियारों के। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। साथ में आर्टिकल 19(1) का सी कहता है टू फॉर्म यूनियन एंड एसोसिएशन। संघ संघ बना सकते हो। देखो, एसोसिएशन को भी हिंदी में संघ ही बोला जाता है, कि आप संघ बनाने की आपको आज़ादी है। आप यूनियन बना सकते हो। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर्स की यूनियन है, लॉयर्स की यूनियन है, जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉइस रेज कर सकें, तो आप यूनियन वगैरह यहाँ पर आप बना सकते हो। आर्टिकल 19 का डी कहता है यहाँ पर टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया। आप पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आपको परमिशन लेनी पड़ती है जाने से पहले। तो वही बात की गई है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन आपको मिलेंगे, वरना आपको फ्रीडम तो है ही है, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 19 का ई है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आप कहीं भी रह सकते हो, आप पूरे इंडिया के किसी भी पार्ट में यहाँ पर रह सकते हो। और आर्टिकल 19 का 1 का जो एफ है वो डिलीट कर दिया गया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। यहाँ पर ये क्या था? प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, इसलिए यहाँ पर डिलीट कर दिया गया। आर्टिकल 1 का जी कहता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस। कि आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन बिजनेस को। ठीक है, अगर उसमें लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत है तो वो कर सकते हो। अब कुछ भी कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कल को परमाणु बम बनाने लग जाओ या कुछ और बनाने लग जाओ। लेकिन हाँ, आप एक दायरे में रह के अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हो, ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। इसमें यह है कि कोई दूसरा इंसान कर रहा है तो आपको नहीं रोका जा सकता। अगर उसकी परमिशन है भारत में तो आप कर सकते हो, कोई भी इंसान उसको कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में आपके 6 आपको सब क्लॉज हैं जो याद रखना। उसे आप कैसे रख सकते हो? 100 MRP से यहाँ पर याद रख लेना, 100 MRP। 100 से, एस से क्या है यहाँ पर? स्पीच है। ठीक है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो जाएगा। ए से यहाँ पर असेंबल होने की आज़ादी है। यू यहाँ पर यूनियन बनाने की आज़ादी है। एम मतलब मूव कर सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो पूरे देश में, उसकी आज़ादी है। आर पूरे भारत में आप कहीं भी रह सकते हो, रिसाइड कर सकते हो, उसकी आज़ादी है। प्रैक्टिस, पी से प्रैक्टिस यानी प्रोफेशन, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन कर सकते हो, उसकी आज़ादी है। तो 100 MRP से यहाँ पर आप याद कर लेना। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये हो गया एस। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर ए, ये हो गया यहाँ पर यू, और ये मैंने आपको सीक्वेंस से भी याद करा दिया। कभी डी पूछ ले कि डी में क्या है, उसमें क्या है। ठीक है, जैसे ये हो गया एम, ये हो गया यहाँ पर आर। जस्ट वेट अ सेकेंड, फ़ोन को साइलेंट कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया आर और ये हो गया पी। तो देखो, कल को आपसे पूछ ले, यहाँ पर हम नोट करते हैं 100 MRP, 100 MRP। कल को कोई पूछ ले कि ये बताओ 19 का 1 का सी में क्या है, तो देखो ABCDE, एफ आपको पता है डिलीट कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा जी। तो इस तरह से आप आराम से इसे याद कर सकते हो। ऐसे एक बार फिर रिपीट करते हैं। स्पीच, ए से असेंबल, यू से यूनियन, एम से मूव, आर से रिसाइड, पी से प्रैक्टिस। तो इस तरह से यहाँ पर आप आराम से इसको ट्रिक के साथ यहाँ पर याद कर सकते हो। तो ये तो अभी आर्टिकल 19 ही हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 20 देख लेते हैं। आर्टिकल 20 यहाँ पर कहता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपको यहाँ पर दिया है। तो आर्टिकल 20 तीन चीज़ों के साथ आता है, 3 कंडीशन के साथ आता है। वो एक बार लिख लो। एक तो है यहाँ पर नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक बार यार हिंदी वाले देख लेना इसको क्या कहते हैं, है ना, कि नो एक्स
पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। वैसे आप इसको ना लिख के डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, मैं अभी आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। बेसिकली इसका मतलब है कि देखो, जो क्राइम किया गया है, जिस वक्त क्राइम किया गया है, उस वक्त उस कानून में जितनी उस क्राइम के लिए सजा थी उतनी ही मिलेगी। सपोज जैसे कि 2024 में किसी ने कोई क्राइम किया, उस क्राइम की सज़ा 5 साल की थी, 2025 में कुछ उस में चेंज किया गया और उसकी यहाँ पर 2025 में उसकी सज़ा 10 साल कर दी गई, ठीक है। तो अब क्या इसे 5 साल की सज़ा काटनी होगी या 10 साल की सज़ा काटनी होगी? भाई इसने क्राइम 2024 में किया, सज़ा इसे 2024 में मिल चुकी है, तो इसे 5 साल की ही सज़ा काटनी पड़ेगी। 2025 में आप कुछ भी चेंजेस करो, उस हिसाब से यहाँ पर इसे सज़ा काटनी नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब है ये जब यहाँ पर कोई इंसान क्राइम करेगा, उस हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से जो भी कानून के सामने जो सज़ा होगी वही मिलेगी। आगे उसमें कोई भी चेंजेस होते रहें, कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, वो उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर किसी इंसान को सज़ा उसी हिसाब के कानून से मिलेगी जिस वक्त उसने यहाँ पर किसी का कुछ क्राइम किया है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। एक और यहाँ पर आता है, वो है नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? नो डबल जियोपार्डी का मतलब यहाँ पर होता है एक ही क्राइम के लिए 2 बार सज़ा दी नहीं जाएगी। मतलब अगर किसी ने क्राइम कर दिया, उसे एक बार सज़ा मिल गई, तो उसे आप दोबारा सज़ा नहीं दे सकते हो एक ही क्राइम के लिए। तो हिंदी वाले लिख लो सबसे पहला पॉइंट कि जिस वक्त क्राइम किया है उसी वक्त के कानून के हिसाब से उसे सज़ा मिलेगी। दूसरा पॉइंट है एक ही क्राइम के लिए 2 बार सज़ा यहाँ पर नहीं मिलेगी, नो डबल जियोपार्डी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तीसरा आता है यहाँ पर नो सेल्फ इंक्रिमेशन। अब नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि पुलिस, मतलब किसी इंसान को किसी ने सज़ा की है, तो ये पुलिस को यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सज़ा उसने की है। उसको ऐसा नहीं कल को कोर्ट में जाके ले जाएं उसे, और वो खुद अपने आगे मतलब अपने लिए खुद गवाह नहीं बन सकता। कहने का मतलब ये है कि एक इंसान जो क्राइम किया है वो अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। अब आप बोलोगे भैया वो क्यों नहीं दे सकता? अगर कल को मैं क्राइम करके मैं बोलूँ कि हाँ मैंने क्राइम किया है, तो क्या गलत बात है? देखो गलत बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे ही राइट्स को हमें अधिकार दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि कल को देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कल को पुलिस वाले आपको ज़बरदस्ती मार के कहलवा दें, भाई तुमको इतनी पिटाई की जाए तुम्हारी, और तुमसे बोला जाए कि कल को जब हम तुम्हें कोर्ट में ले जाएं तो तुम खुद बोल देना कि हाँ भाई तुमने ये क्राइम किया है, ठीक है। तो इसका गलत यूज ना हो, मिसयूज ना हो। बेसिकली ये पुलिस वालों को भी बहुत भारी पड़ता है जब क्रिमिनल खुद बोल रहा होता है कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है, तभी भी पुलिस वालों को उसके अगेंस्ट यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, यहाँ पर सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है आप किसी को अपने खिलाफ ही, उसके खिलाफ ही यहाँ पर गवाह नहीं बना सकते हो। आपको प्रूफ कलेक्ट करने पड़ेंगे उसको दोषी साबित करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी इंसान मिसयूज कर सकता है उसका। कल को आपको कोई इंसान अरेस्ट कर ले पुलिस वाले यहाँ पर, और आपको इतनी पिटाई की जाए और बोल दें कि हाँ भाई तुम कल को एक्सेप्ट कर लेना कोर्ट में कि तुमने ये क्राइम किया, नहीं तो बना तुम्हारी और पिटाई होगी, ठीक है। और आप फिर वो एक्सेप्ट कर लोगे तो कहीं ना कहीं तो आपने वो क्राइम किया ही नहीं था, तो आपको तो वो गलत सज़ा मिल जाएगी। इसीलिए यहाँ पर नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात की गई है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 20 बनाता है राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें बहुत सारे राइट आते हैं, राइट टू स्लीप, राइट टू हेल्थ, राइट टू एवरीथिंग। मतलब इसमें लगभग 25-30 राइट पढ़ने को मिलेंगे आपको, वो इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा। मतलब जो लाइफ से रिलेटेड हो, देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हम सारे आर्टिकल पढ़ रहे हैं, हम 14 से लेकर 32 तक राइट पढ़ेंगे, है ना। 31 तो हमारा डिलीट हो गया है, तो हम 14 से लेकर 32 तक यहाँ पर आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, उसमें सारे राइट पढ़ने वाले हैं। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स सारे अच्छे से याद है और कोई ऐसा राइट पढ़ लिया आपको लग रहा है यार ये तो नया सा है, तो आर्टिकल 21 ऑप्शन में हो तो लगा देना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे राइट्स आते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में क्या है? राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। राइट टू प्रोटेक्शन, बहुत सारे राइट हैं यहाँ पर जो आर्टिकल 21 में यहाँ पर बात की गई है। आर्टिकल 21 का ए, अब देखो किसी भी आर्टिकल के बाद आपको ए दिख जाए, बी दिख जाए, सी दिख जाए, इसका मतलब है वो आर्टिकल बाद में जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 21 ए राइट टू प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है कि हर एक बच्चे को 8th क्लास तक एटलीस्ट प्राइमरी जो शिक्षा होती है उसकी आज़ादी है, उसे मिलनी चाहिए, ठीक। 6 to 14 ईयर के जो बच्चे हैं, ये एज भी ध्यान रखना, उनको राइट टू प्राइमरी एजुकेशन की यहाँ पर आज़ादी है। और ये ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत। ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की, तो आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि जो आपका अरेस्ट एंड डिटेंशन के लिए कुछ आपके राइट दिए गए हैं। सबसे पहले तो जैसे अगर आप किसी इंसान को अरेस्ट करते हो ना, किसी इंसान को अगर आप अरेस्ट करते हो तो आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आप उसे क्यों अरेस्ट कर रहे हो, इसमें दिया गया है इस आर्टिकल 22 में। साथ में 24 घंटे के अंदर, जस्ट वेट अ सेकेंड, साथ में 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ में जिस इंसान को आपने अरेस्ट किया है वो अपने मनपसंद वकील से सलाह ले सकता है, आप उसे रोक नहीं सकते हो, वो अपने मनपसंद के वकील से सलाह ले सकता है। कहते हैं ना, आपने मूवियों में देखा होगा, आप जब किसी जो पैसे वाला इंसान होता है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है तो वो पूछते हैं तुमने ये ऐसा क्यों किया, इसका जवाब दो, तो बोलता है मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पहले मेरी बात मेरे वकील से कराओ, पहले बात डायरेक्ट मैं वकील से करूँगा, है ना। तो यही है, अंडर द आर्टिकल 22 ही वो ये बोलने की औकात रखते हैं लोग कि भाई पहले मैं सीधी बात अपने वकील से करूँगा, मेरा वकील बुलाओ, मेरा वकील कहाँ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये राइट है, ठीक है, इनका ये अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, ये हमको अधिकार मिले हुए हैं, इसका मतलब कल को कोई गलत यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाता है राइट अगेंस्ट यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, आर्टिकल 23 और 24, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ पर अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। शोषण, अब देखो यहाँ पर दो प्रकार से हो सकता है। एक तो आर्टिकल 23 में दिया गया है, आर्टिकल 23 कहता है कि मानव तस्करी नहीं की जाएगी, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, जो लोगों को ले जाके बेचा जाता है, उस पर रोक लगाई गई है। आर्टिकल 23 के तहत ऐसा कोई करता है तो उसको सज़ा मिलेगी, अगर कोई कर रहा है तो आप बेसिकली कोर्ट जा सकते हो। साथ में फोर्स्ड लेबर नहीं होगी, मतलब बालात श्रम का प्रतिरोध किया गया। फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या होता है, पहले ज़बरदस्ती लोगों से काम कराया जाता था, या तो पैसे नहीं दिए जाते थे या बहुत कम दिए जाते थे, तो आप किसी से फोर्स्ड नहीं कर सकते कि वो आपके यहाँ काम करे। अगर आप फोर्स्ड करते हो तो वहाँ पर आपको वो इंसान आपके अगेंस्ट कोर्ट जा सकता है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, बंधुआ मजदूरी भी बोला जाता था इसे, कि लोगों को फोर्सली काम किया जाता था, या तो उन्हें रुपए नहीं दिए जा रहे या बहुत कम दिए जा रहे हैं, तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि भाई वो आपकी कंपनी में, आपके इंस्टीट्यूशन में, आपके जो भी इंडस्ट्री है, जो भी आपकी माइंस हैं उसमें काम करे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद आर्टिकल 24 के अंदर यहाँ पर प्रोहिबिटेड किया गया है चाइल्ड लेबर को। किसको प्रोहिबिट किया गया है? चाइल्ड लेबर को। जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें हजारडियस प्लेस पे यहाँ पर काम करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। अब देखो, हजारडियस प्लेस जैसे माइंस वगैरह हो गई, वहाँ पे नहीं भेजा जाएगा, लेकिन रियलिटी तो ये है कि वहीं पे भेजा जाता है, क्योंकि माइंस वगैरह की जो जाने का रास्ता होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत पतला होता है, उसमें बच्चों को घुसाया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई हजारडियस प्लेस पे कोई भी काम नहीं कराया जाएगा, और यहाँ पर नॉर्मल काम कर सकते हैं, वो भी उनके स्कूल टाइम पर, उनका जो स्कूल टाइम होता है उसमें नहीं कराया जाएगा, वो भी यहाँ पर बात की गई है। अब ये कैसे याद करना है, आर्टिकल 23 और 24 वो देख लेते हैं। तो आर्टिकल 23 और 24, आपने एक मूवी देखी होगी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। देखो, इतना तो याद रखना पड़ेगा कि आपको राइट टू एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24 में आता है, इतना तो आपको याद पड़ना पड़ेगा। हाँ देखो, ये भूल जाएंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस में थी, फोर्स्ड लेबर किस में थी, या चाइल्ड लेबर किस में थी। तो उसके लिए बड़े मियाँ छोटे मियाँ याद कर लो, कि पहले बड़े भैया आएंगे फिर छोटे भैया आएंगे। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ से, या तो देखो बड़े मियाँ छोटे मियाँ याद कर लो, या बड़े भैया छोटे भैया याद कर लो, कि पहले बड़े भैया आएंगे फिर छोटे भैया आएंगे। तो बड़े भैया से मतलब लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये बड़े लोगों की बात हो रही है। फिर यहाँ पर चाइल्ड लेबर, यहाँ पर ये छोटे भाई की बात हो रही है, छोटे बच्चों की बात हो रही है। तो पहले बड़े भैया फिर छोटे भैया, इस तरह से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। बड़े भैया से आर्टिकल 23 याद हो जाएगा, और छोटे भैया से आर्टिकल 24 याद हो जाएगा, जहाँ पर चाइल्ड लेबर की बात की गई है। आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हजारडियस प्लेस पे काम नहीं करा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 25 से, देखो यहाँ पर आर्टिकल वो हमारा था राइट टू एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24, यहाँ पर है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और ये फोर्थ फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 25 से लेके 28 तक यहाँ पर दे रखे हैं, 4
आर्टिकल हैं जो हमें यहाँ पर याद करना है। तो आर्टिकल 25 कहता है कॉन्साइज एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजियन। कहने का मतलब है आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म को यहाँ पर प्रचार कर सकते हो और किसी से आप ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तित नहीं करा सकते हो। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हो, उसे प्रोपेगेट कर सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो और किसी का ज़बरदस्ती यहाँ पर धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हो। ये आर्टिकल 25 आपको अधिकार देता है। साथ ही में आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि बेसिकली आप अपने धार्मिक कार्यों को करने की आपको स्वतंत्रता है। आप जैसे कि बहुत सारे लोग धार्मिक कार्य करते हैं, लंगर व्यवस्था होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको जो भी आपके धार्मिक कार्य हैं उनकी करने की आपको स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 कहता है डू नॉट पे टैक्स टू प्रमोट अ पर्टिकुलर रिलीजन। किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों का भुगतान ना करें। कहने का मतलब है आप किसी पे टैक्स नहीं लगा सकते हो धर्म प्रचार के नाम पे। ये किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 27 में दिया हुआ है। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 28 की, तो आर्टिकल 28 कहता है यहाँ पर अटेंडेंस, ठीक है, उपस्थिति। एक तो ये है कि आप किसी को ज़बरदस्ती ये नहीं बोल सकते हो कि भैया वो आपके जैसे कोई हिंदू धर्म से, तो आप ज़बरदस्ती ये नहीं बोल सकते हो कि वो पूजा पाठ करे, ठीक है। और यहाँ पर जो कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ध्यान रखना, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर फंड कहाँ से जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट अब चाहे वो राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहने का मतलब है गवर्नमेंट से जा रहा है, तो वहाँ पर किसी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। वहाँ अगर देखो धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, कहने का मतलब है किसी एक धर्म को बढ़ावा दिया जाएगा, तो उस चीज़ को रोकने के लिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पर गवर्नमेंट फंड करती है वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये किस आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 28 में दिया है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। अब ये याद कैसे करना है वो देख लेते हैं एक बार। तो ये याद करना है आपको, कौन, एक सेंटेंस याद रखो, मैं यहाँ लिखता हूँ, कौन मैन मतलब एक चालक व्यक्ति, कौन मैन इवेट्स टैक्स अटेंडेंस, वो क्या बचाएगा, टैक्स बचाएगा, ठीक है, टैक्स अटेंडेंस बचाएगा। बस ये याद रखना। कौन से यहाँ पर कॉन्साइज हो गया तो ये याद हो जाएगा। मैन से मैनेज हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इवेट्स ये छोड़ दो, बाकी का यहाँ पर टैक्स आ गया और यहाँ पर ये अटेंडेंस आ गया। तो इस तरह से आप डायरेक्ट यहाँ पर याद कर सकते हो, काफ़ी आसान है याद करना, ठीक है। कौन मैन इवेट्स टैक्स अटेंडेंस, आराम से यहाँ पर आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम अपने फंडामेंटल राइट की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा कौन सा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट 5 है यहाँ पर, जिसको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट बोला जाता है। आर्टिकल 29 और 30 हमारा ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो आर्टिकल 29 की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर जैसे जो माइनॉरिटी होते हैं, ठीक है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो भाषा है, जो उनका कल्चर है, उनको हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। उनके जो इंटरेस्ट होगा, जैसे लैंग्वेज है, कल्चर है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी कौन, यहाँ पर गवर्नमेंट करेगी, और उनको मतलब अबॉलिश नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कहने का मतलब है माइनॉरिटीज़ का यहाँ पर राइट है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बना सकते हैं और अपने हिसाब से उसे चला सकते हैं। जैसे कि हिंदूज में गुरुकुल वगैरह चलते हैं और यहाँ पर मुस्लिम्स मदरसे वगैरह चलाते हैं, तो इसी आर्टिकल के तहत आप चला सकते हो। उनको यहाँ पर बंद नहीं कराया जा सकता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, आर्टिकल 29 और 30। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि याद कैसे करने हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर याद करने के लिए ऐसे याद करो कि जो माइनॉरिटी हैं उनके पहले हम इंटरेस्ट की बात करेंगे कि उनका इंटरेस्ट किस में, फिर हम उनके राइट की बात करेंगे। पहले इंटरेस्ट का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, फिर उनके अधिकार की बात करेंगे। पहले उनसे ये जानें कि उनका इंटरेस्ट किस में, फिर उनके अधिकार की बात करेंगे कि उनका अधिकार क्या है। तो इंटरेस्ट वर्ड आएगा आर्टिकल 29 में और राइट वर्ड आएगा आर्टिकल 30 में। तो पहले इंटरेस्ट की बात करेंगे, पहले, या ऐसे लिख लो कि पहले इंटरेस्ट पूछेंगे फिर राइट की बात करेंगे। पहले इंटरेस्ट पूछेंगे, है ना, फिर राइट की बात करेंगे, मतलब अधिकार की बात करेंगे, फिर राइट की बात करेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर
पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट याद हो गया और राइट याद हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट था, ठीक है, ये हमारा बेसिकली सिक्स्थ फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि डिलीट कर दिया गया है, अब हमारा नहीं है, तो ये सिक्स्थ नहीं बचा है। ठीक है, 44th यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, संवैधानिक संशोधन किया गया था 1978 में। अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये फंडामेंटल राइट ना होके अब क्या बन गया है, ये लीगल राइट बन गया है, लीगल राइट बन गया है। और अभी ये राइट टू प्रॉपर्टी किस में आता है, अंडर द आर्टिकल 300A में यहाँ पर आता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आपका जो सिक्स्थ फंडामेंटल राइट था वो डिलीट कर दिया गया है। तो पहले 7 थे, अभी 6 ही बचे हैं। तो सिक्स्थ कौन सा है आपका, आपका आर्टिकल 32, जिसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 32 ही है, 35 तक नहीं है आर्टिकल, सिर्फ 32 आता है इसमें। ठीक है, तो ये बेसिकली ये आर्टिकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 32। जैसे मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल इन नेचर होते हैं। मतलब कि जस्टिसिएबल इन नेचर का मतलब क्या है कि आप कोर्ट जा सकते हो अगर उन फंडामेंटल राइट्स का आपका हनन हो रहा है तो। और किस आर्टिकल के तहत जा सकते हो, तो आर्टिकल 32 के तहत ही जा सकते हो। इंश्योर दैट इफ एन इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड दे हैव राइट टू सीक रिड्रेसल फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। ये चीज़ ध्यान रखो, ये सुनिश्चित करता है कि यदि किसी व्यक्ति की फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें सीधे सर्वोच्च न्यायालय के निवारण प्राप्त करने का अधिकार है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32 ही सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इश्यू रिट टू इन्फोर्स दीज फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट इन मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार रखता है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। देखो, सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है वो अंडर द आर्टिकल 32 करता है, और हाई कोर्ट जो रिट इशू करता है, जिनको हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, वो आर्टिकल 226 के तहत करता है। ये चीज़ भी आपको थोड़ी सी यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो आर्टिकल 32 को यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने, ओके मैं बता देता हूँ। B.R. अम्बेडकर बोलते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बोलते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कभी पूछे कि किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, तो आर्टिकल 32 को बोला गया। आर्टिकल 32 के तहत अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इतना ध्यान रखना। अंडर द आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या इशू कर सकता है, रिट यहाँ पर इशू कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम रिट के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये रिट यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर रिट देखते हैं तो टोटल हमारी 5 रिट होती हैं, जो कि यहाँ पर सबसे पहली रिट है हैबिस कॉर्पस। सबसे पहली रिट कौन सी है यहाँ पर, हैबिस कॉर्पस हमारी सबसे पहली रिट है। तो सबसे पहले तो हैबिस कॉर्पस का मतलब ध्यान रखना कि हैबिस कॉर्पस का मतलब क्या होता है। तो हैबिस कॉर्पस का जो लिटरल मीनिंग है ना, ब्रिंग्स द बॉडी है। कभी कभी पेपर में पूछ लेगा कि ब्रिंग्स द बॉडी किस रिट का मतलब होता है, तो हैबिस कॉर्पस का मतलब होता है ब्रिंग्स द बॉडी। टू इंश्योर अ पर्सन इज नॉट अनलॉफुली डिटेंड, किसी को अनलॉफुली अगर डिटेन कर लिया है, किसी को अगर अरेस्ट कर लिया है, तो यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है कि भैया पहले उसकी बॉडी लेके आओ, पहले उसे कोर्ट में लेके आओ। ठीक है, अगर आप किसी को और उसे प्रूव करो कि ये गिल्टी है, क्यों है, रीजन दो। तो हैबिस कॉर्पस यहाँ पर किसी को अगर अनलॉफुली डिटेन कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उस केस में यहाँ पर हैबिस कॉर्पस रिट इशू होती है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद मैंडेमस, सबसे पहले तो आपको इसका लिटरल मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मीनिंग है बी कमांड। अगर मैंडेमस का डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, बी कमांड। और ये बी कमांड का मतलब क्या होता है, मैंडेमस का मतलब क्या होता है, टू कंपेल अ पब्लिक ऑथोरिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ड्यूटी। जब कोई पब्लिक ऑफिशियल अपना काम नहीं करता है या अपना काम ठीक से नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है और बोल सकता है कि हम तुम्हें कमांड देते हैं, आप ये काम करो। ठीक है, और पब्लिक ऑफिशियल में यहाँ कोई भी आ जाएगा, पब्लिक ऑथोरिटी, पब्लिक ऑफिशियल, यहाँ पर कोई भी, सब कुछ आते हैं जो यहाँ पर अंडर द गवर्नमेंट, जो ऑफिसर हो गया, कोई भी हो गया, सब लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रोहिबिशन की,
टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन। और इसका मीनिंग होता है टू फोरबिड, ये ध्यान रखना। फोरबिड मतलब रोक लगाना, बेसिकली प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है कि सपोज कोई लोअर कोर्ट है, सपोज हायर कोर्ट की बात करते हैं, कुछ फैसला सुना रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है और बोल सकता है कि भैया ये तुम्हारे दायरे में नहीं आता, ये तुम्हारे जुरिडिक्शन में नहीं आता, तुम्हारा दायरा यहाँ तक नहीं है, इस पे आप फैसला मत सुनाइए, इस पे फैसला हम सुनाएंगे। और जो प्रोहिबिशन रिट इशू की जाती है वो फैसला सुनाने से पहले शुरू की जाती है। वहीं पर एक रिट है सर्सियोरी। सर्सियोरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड इसका मतलब है कि अगर कोई लोअर कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, सुनाने के बाद ये रिट इशू की जाती है। फिर यहाँ पर जो हायर कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो गया, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट हो गया, सपोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, फैसला सुनाने के बाद यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो बोल सकता है कि भैया ये तुम्हारी जुरिडिक्शन में नहीं आता है, जो तुमने फैसला सुनाया है उसको हम बिल्कुल यहाँ पर रद्द करते हैं और इस पर फैसला अब हम सुनाएंगे। तो सर्सियोरी का मतलब होता है, सर्सियोरी जब यहाँ पर रिट इशू होती है तब फैसला सुना दिया जाता है, जब फाइनल वर्डिक्ट आ चुका होता है, फाइनल ऑर्डर आ चुका होता है। और प्रोहिबिशन फाइनल ऑर्डर आने से पहले फैसला नहीं सुनाया होता है, उससे पहले जो कार्रवाई चल रही होती है, तो वहाँ पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर प्रोहिबिशन यहाँ पर रिट इशू की जाती है। और यहाँ पर कौन करता है? हायर कोर्ट करता है, या हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा, हायर कोर्ट की बात कर रहा हूँ। हायर कोर्ट करता है लोअर कोर्ट को। लोअर कोर्ट मतलब एक जो छोटे लेवल का कोर्ट है उससे बड़े लेवल का कोर्ट यहाँ पर उसको रिट इशू कर सकता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस में हाई कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इस तरह से यहाँ पर ये रिट इशू की जा सकती हैं। उसके बाद है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो मतलब बाई वॉट अथॉरिटी। जैसे कि आप सपोज कल को जॉब जो ले लो, ठीक है, कल को आप गवर्नमेंट जॉब ले लो और आप उसके लिए एलिजिबल ही ना हो, आपके डॉक्यूमेंट फेक हो, तो कल को सुप्रीम कोर्ट ये रिट इशू करके आपसे पूछ सकता है कि आप अगर ये पब्लिक ऑफिस में हो तो क्यों हो, आप अपनी एलिजिबिलिटी दिखाओ, आप एलिजिबल हो इसके लिए, नहीं हो, या गलत तरीके से आए हो। तो उस तरह उस चीज़ को यहाँ पर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्यू वारंटो यहाँ पर रिट इशू कर सकता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये रिट हो गई हमारी। अब हम पढ़ लेते हैं आर्टिकल 33 से लेके आर्टिकल 35 तक। अब आर्टिकल 33 क्या कहता है? पार्लियामेंट पावर टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड पर्सनल्स। अब इसका मतलब क्या है? सशस्त्र व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध करने की संसदीय शक्ति। देखो जो आर्म्ड पर्सनल्स होते हैं, चाहे वो आर्मी के जवान हैं, चाहे वो नेवी के जवान हैं, एयरफोर्स के जवान हैं, जो हमारी CAPFs हैं जिसमें बहुत सारे BSF वगैरह आ जाते हैं, उनके जवान हैं, उन पर पार्लियामेंट कुछ उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पज। ये यहाँ पर दिया हुआ है इस आर्टिकल में। आर्टिकल 34 कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शियल लॉ इन फोर्स। देखो आपको पता है जो जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है या जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, वहाँ पर आपका मार्शियल लॉ लगता रहता है, मिलिट्री रूल लगता रहता है। तो जब आपका मिलिट्री रूल लग जाता है तो उसके बाद आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कम किया जा सकता है, उनको प्रतिबंध किया जा सकता है, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अंडर द आर्टिकल 34। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 35 की अगर हम बात करें, पावर टू मेक लॉज, कानून बनाने का अधिकार, टू गिव अफेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स बेस्टेड ओनली ऑन पार्लियामेंट। कहने का मतलब भाग 4 और भाग 4A प्रावधानों के प्रभावों को करने के लिए बनाने की शक्ति केवल मतलब ओके, ये यहाँ पर जस्ट बेसिकली मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के प्रावधान को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल किसके पास है? यहाँ पर संसद के पास है। सिर्फ यहाँ पर जो लॉ बना सकता है वो कौन बना सकता है? संसद बना सकता है, पार्लियामेंट यहाँ पर लॉ बना सकता है। कहने का मतलब है फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई लॉ बनाना, कुछ चेंजेस करने, उससे रिलेटेड जो भी कानून बनेंगे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, वो पावर सिर्फ किसके पास है? यहाँ पर वो पावर सिर्फ यहाँ पर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। तो हमारे यहाँ पर आर्टिकल 12 से लेके मैंने 35 तक आपको अच्छे से बता दिए। आई होप कि सभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब यहाँ पर जो MTS 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। टोटल देखते हैं 10-12 क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं कि जो MTS 2024 में यहाँ से फंडामेंटल राइट से क्या क्या सवाल यहाँ पर बने हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला सवाल है, Which of the following article entails equality of opportunity in matters of public employment? Opportunity मैंने क्या बताया था कि जब किसी हमारा जो इंडिया का लॉ है उस पर हमें क्या नहीं है? डाउट नहीं है। तो लॉ, तो ये तो 14 में आ गया।
डी डिस्क्रिमिनेशन 15 में आ गया। ओ से क्या था अपॉर्चुनिटी, यू से क्या था अनटचेबिलिटी, टी से क्या था टाइटल। ठीक है, तो ओ से क्या हो गया हमारा अपॉर्चुनिटी हो गया। आर्टिकल 16 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 16 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन एन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब आपको यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन एन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन। ठीक है, बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वचालित रूप से निलंबित हो जाता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर ध्यान रखना आर्टिकल 19। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कशन नहीं किया था, ध्यान रखना। आर्टिकल 19 क्या होता है, जैसे कि कोई अगर बाहरी आक्रमण हो गया, एक्सटर्नल अग्रेशन हो गया। अब 19 का मतलब क्या है, तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर सरकार आपको रोक सकती है कि भैया यहाँ खतरा है, यहाँ नहीं जा सकते हो। आप बोलोगे भैया मैं तो कहीं भी रह सकता हूँ, मैं तो यहीं रहूँगा, तो भाई ऐसे नहीं रहा जा सकता। जैसे मैंने बताया आपको कि आर्टिकल 19 कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ आता है, तो आर्टिकल 19 यहाँ पर ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिया जाता है। जैसे कि जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी ये लेक्चर तो आपको बाद में आएगा। ठीक है, अभी रात में भी पंजाब का मैच था, अभी आईपीएल चल रहा है ना, पंजाब और डीसी का मैच था शायद, है ना, आया मतलब कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन धर्मशाला में ये मैच हो रहा था। वहाँ पर 10 ओवर का मैच होने के बाद इस मैच को रुकवा दिया गया कि भाई इसको खाली कर दो, ये खतरा है यहाँ ना। तो उस बेसिस पे यहाँ पर जो आर्टिकल 19 है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है अगर कोई भी बाहरी आक्रमण हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको पता है इंडिया पाक का वॉर और ऑलमोस्ट यहाँ पर शुरू हो गया है। ठीक है, आगे देखना पड़ेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और देखो वॉर बहुत अच्छी बात है होना, हम अपनी पावर दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनों का भी लॉस होता है। तो जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए और जितनी जल्दी ये चीज़ें शांत हो जाएं, क्योंकि कुछ नहीं मिलता वॉर के बाद, अपनी ही भी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो जाती है, सामने वाले की तो ठीक है, किसी की ज़्यादा, हाँ हम ऐसा मान सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। लेकिन अब देखो ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी दूसरे की ज़्यादा ख़राब करके अपनी ख़राब नहीं करनी है। लेकिन पाकिस्तान अपनी बातों से अब अपनी चीज़ों से नहीं आता, हमारे सिविलियन जो कि हम में से एक थे उनको मरवा दिया। तो बहुत मतलब वैसे बहुत सही स्टेप है, हमें ये करना चाहिए। लेकिन जब हम थोड़ा सा डेप्थ में सोचते हैं, उन माँ बापों के बारे में सोचते हैं ना, कि आज जिनके बेटे सोल्जर मतलब यहाँ पर बाउंड्री पे हैं, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, ये इधर वाले रीजन में, वो बेचारे रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। जब उनके बारे में सोचते हैं तो ठीक है यार, बदला लेने का वो थोड़ा सा कम हो जाता है कि हमारे लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, फिर हमने टेररिस्ट अटैक भी कर दिया। तो ये वॉर जितना जल्दी हो उतना रुक जाए। ठीक है, हम अपनी पावर दिखा सकते हैं, हमारे अंदर बहुत पावर है, हमारा इंडिया बहुत पावरफुल कंट्री है। हम पाकिस्तान जैसे कंट्री को बहुत आराम से उसे डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन हम किसी को अगर लड़ने जाते हैं, किसी से फाइट करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनों का भी लॉस होता है। तो अपने बस यही होप है कि अपने जो लोग हैं वो सही रहें और ये वॉर भी जल्दी से ख़त्म हो जाए, और ऐसा इंडिया वर्सेस पाक ना हो जाए, इंडिया वर्सेस टेररिस्ट ही रहे, और पाकिस्तान इस चीज़ को सुधार ले, उसे भी ये चीज़ समझ जाए। ठीक है, कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें नहीं मतलब टेररिस्ट को पनाह देनी चाहिए, ना ही टेररिस्ट अटैक कराना चाहिए इंडिया पे। वैसे वो समझेगा नहीं, इसीलिए इंडिया ने ये कदम उठाया, वरना उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बहुत सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं, हम बर्दाश्त कर रहे थे। इंडिया के भाई स्टेप इस बेसिस पे उठाया गया कि अब बहुत टाइम हो गया, बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन होप करते हैं कि जल्दी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। आर्टिकल 19 ऑन द बेसिस मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। सॉरी, थोड़ा सा अदर बात में हम लग गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 3 के बारे में, सॉरी क्वेश्चन 3 के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल है बताना है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। अनुच्छेद के अनुसार मतलब बेसिकली किस अनुच्छेद के अनुसार राजनिधि से पूरी तरह से बनाए गए किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, ये आपको बताना है। तो मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ा रहा था ना, हमने कौन मैन एवैड्स टैक्स अटेंडेंस वाले में ही मैंने बताया था आपको कि धार्मिक शिक्षा यहाँ पर क्या नहीं की जाएगी। तो ये तो था 25 में, ये था 26 में, ये था 27 में, ये था 28 में। तो धार्मिक जो जहाँ से गवर्नमेंट पैसा देगी वहाँ पर क्या नहीं दी जाएगी, उन इंस्टीट्यूट्स में यहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये किस में है, आर्टिकल 28 में दिया गया है। तो आर्टिकल 28 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर
क्वेश्चन 4 के बारे में, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू, देखो एक तो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन जो दे रखा है आर्टिकल, अभी जो हम देखा 25 से लेके 28, और अभी मैंने ट्रिक भी बताई है, कॉन मैन इवेट्स टैक्स अटेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर 25 से लेके 28 यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो ये कौन सा था हमारा, डाउट वाला ही जो अभी हमने किया है, ठीक है, लॉ और डाउट। तो 14, 15, 16, तो आर्टिकल 16, ठीक है। इस तरह से आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज मेंशन्ड इन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 21 में आपका क्या मेंशन्ड है ये बताना है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर। तो मैंने बताया था ना बड़े मियाँ छोटे मियाँ, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर किस में था, तो पहले बड़े मियाँ आएंगे, मतलब 23 आर्टिकल, तो ये तो आर्टिकल 23 में हो गया, 21 में तो नहीं है मेंशन। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो मैनेज, कौन, मैन, तो ये 26 में आ गया, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 14 में आता है। राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये किस में आता है, ये आता है आपका आर्टिकल 21 में। तो आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज राइट टू इक्वलिटी मेंशन। राइट टू इक्वलिटी कितने से कितने तक मेंशन है, 14 से लेके 18 तक, और ट्रिक क्या है, लॉ और डाउट, ठीक है। और उसके बाद 19 से 22 तक क्या है आपका, ठीक है। जैसे 19 में क्या दे रखे हैं, 6 सब क्लॉज दे रखे हैं, 100 MRP, ठीक है। 20 में आर्टिकल में क्या है, आपको 3 दे रखे हैं, नो एक्सपेक्टो लॉ, नो मतलब अवॉइड ऑफ डबल जियोपार्डी, ठीक है। और यहाँ पर है आपका नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। और आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दे रखा है। आर्टिकल 22 में क्या दे रखा है बताओ, जैसे हमने क्या अरेस्ट से रिलेटेड हमें दे रखा है कि रीजन बताने पड़ेंगे, वकील से मनपसंद का वकील हो सकता है, 24 घंटे के लिए आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने यहाँ पर पेश करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। 23, 24 अभी मैं बता चुका हूँ, 25 से 28 रिवीजन हो गया, 32 में आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल बोला। तो ऐसे आप आराम से इन्हें याद कर सकते हो। आर्टिकल 14 से लेकर 18, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में क्या दे रखा है, राइट टू इक्वलिटी मेंशन है, ठीक है, जिसमें हम 4-5 आर्टिकल भी पढ़ के आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके। इफ़ एन इंडियन सिटीजन इज डिनाइड एंट्री टू पब्लिक प्लेस बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज डिनाइड टू हिम। यदि एक भारतीय नागरिक को उसकी जाति के कारण सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है तो उसे निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है, वो बताना है आपको। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होगा ये, या यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी होगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होगा, या एजुकेशनल राइट होगा। तो हम डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है किसके बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, और ये पढ़ के आए हैं 14 से 18 के बीच में। तो 14, 15, 16, 17, 18, तो लॉ के बाद हमें डाउट ही नहीं है, तो आर्टिकल 15 आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है किसके बेसिस पे होता है, यहाँ कास्ट हमने रेस के बेसिस पे पढ़ा, सेक्स के बेसिस पे पढ़ा, रिलीजन के बेसिस पे। तो अगर इसके बेसिस पे अगर आपको कहीं एंट्री देने से एंटर नहीं किया जा रहा है तो आपका कौन सा फंडामेंटल राइट्स हनन हो रहा है, आर्टिकल 15। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, राइट टू इक्वलिटी हो जाएगा, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इंटेल्स ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो वही बड़े मियाँ छोटे मियाँ, तो आर्टिकल 23 यहाँ पर हो जाएगा। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि 23-24 तक दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद वॉट रिट मीन्स बी कमांड, बी कमांड किस रिट का मतलब होता है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं किस रिट का मतलब होता है, यहाँ पर मैंडेमस का मतलब होता है। मैंडेमस का मतलब हो गया कि हम तुम्हें कमांड करते हैं तुम यहाँ पर काम करो। हैबिस कॉर्पस सर्सियोरी प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन जब आपका कोई भी लोअर कोर्ट हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को यहाँ पर ऑर्डर दे सकता है कि ये तुम्हारी जुडिक्शन से बाहर है, या आप यहाँ पर आप फैसला मत सुनाओ, और फैसला सुना दिया है तो सर्सियोरी रिट इशू कर सकता है। सर्सियोरी रिट का मतलब हो गया कि भाई तुमने फैसला सुना दिया, इसको हम रद्द करते हैं, ये तुम्हारी जुडिक्शन से बाहर था। हैबिस कॉर्पस का मतलब है अगर किसी का अनलॉफुल डिटेन हुआ है तो उसे आपको उसकी बॉडी यहाँ पर कोर्ट में लेके आनी पड़ेगी, हैविंग अ बॉडी ऑफ,
ठीक है, तो ये सारी रिट हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद आर्टिकल 21 कहता है विच रिट इज इश्यूड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट कंसिडर अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स ज्यूरिडिक्शन। तो बताओ कौन सा है? प्रोहिबिशन। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? निषेध यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डेस्पाइट बीइंग एलिजिबल फॉर द जॉब ऑफ लीगल ऑफिसर, मतलब एक इंसान है जो कि लीगल ऑफिसर की जॉब के लिए एलिजिबल है, मिस्टर एक्स वाज नॉट कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, उसको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता, फॉर द अफॉर मेंशन्ड पोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज मिस्टर एक्स अनेबल टू एक्सरसाइज, इनमें से कौन सा राइट का मिस्टर एक्स का हनन होता है वो यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो हम अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब्स किस में पढ़ते हैं? इक्वलिटी बिफोर लॉ में पढ़ते हैं यहाँ पर, सॉरी मतलब यहाँ पर तो वही दे रखा है, राइट टू इक्वलिटी पढ़ते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी के अंदर एक आता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो ये इस राइट का उसका क्या होगा? हनन होगा यहाँ पर। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का यहाँ पर क्या होगा? हनन। तो ये आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, आपके 12 ही क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर आपने ये लेक्चर देखा, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग अपनी फीडबैक शेयर नहीं करते, मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर किया करो, बताया करो कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। आपको इन क्लासेस के नोट्स की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम पर एक PDF ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी प्राइस सिर्फ हमने 299 रखी है। अब 299 में आपको क्या क्या मिलेगा? कंप्लीट हम स्टैटिक जीके कवर कर चुके हैं, तो एक तो उसकी PDF मिल जाएगी हिंदी में भी और इंग्लिश में अलग मिल जाएगी। यहाँ पर एक तो हिंदी में मिल जाएगी और इंग्लिश में अलग मिल जाएगी डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर इन PDF का फॉर्मेट देखना चाहते हो ना, किस फॉर्मेट में है, तो मतलब कैसा फॉर्मेट है, कैसे है, तो आप ऐसे डाल सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो अर्जुन बैच PDF ग्रुप कंप्लीट डिटेल, ग्रुप कंप्लीट डिटेल वाई DK अग्रवाल। तो आपको कंप्लीट हमने वहाँ पे डेमो वगैरह भी दे रखा है कि किस तरह से हमारी PDF है, तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, कंप्लीट स्टैटिक जीके की PDF मिल जाएंगी, कंप्लीट हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, हिस्ट्री की PDF मिल जाएंगी। अभी हम पॉलिटी कर रहे हैं, 10 बजे लेक्चर आता है, 10 बजे वहाँ पर आपको PDF मिल जाती है, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। और अपकमिंग हमारा ज्योग्राफी करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स करने वाले हैं, साइंस करने वाले हैं, करंट अफेयर करने वाले हैं, उनके नोट्स की PDF मिल जाएगी। और यहाँ पर इंग्लिश लेक्चर जो करने वाले हैं हम, इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल वाला, उसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, आपको ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पर मैसेज करो, आपको एक QR कोड सेंड किया जाएगा व्हाट्सएप पे, आप उस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करोगे 299, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और 24 आवर्स के अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।